नमस्कार। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। डेली एमसीक्यू क्लास के अंतर्गत आज की क्लास में हम लोग लगभग 25 बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यह प्रश्न आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, केबीएस, एनबीएस, जीआईसी, एलटी, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एवं सेकेंड ग्रेड एग्जाम, पीपीएससी 3.0 एग्जाम तथा पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है और यहाँ से प्रश्न एग्जाम में मिलने की संभावना है। तो क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्लास में क्या क्या क्वेश्चन है। 1 नंबर प्रश्न है, वस्तु विनिमय प्रणाली वह प्रणाली है जिसमें वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन होता है, वस्तु का विनिमय नहीं होता है, वस्तु का विनिमय विदेशी मुद्रा से किया जाता है, वस्तु का विनिमय घरेलू मुद्रा से किया जाता है। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन होता है। ए ऑप्शन सही है 1 का। 2 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी वस्तु विनिमय प्रणाली की विशिष्ट विशेषता है? अस्थगित भुगतानों का माप, आवश्यकताओं का दोहरा संयोग, लेखे की एक सामान्य इकाई, विनिमय का एक सामान्य माध्यम। तो वस्तु विनिमय प्रणाली की विशिष्ट विशेषता आवश्यकताओं का दोहरा संयोग है। आवश्यकताओं का दोहरा संयोग ऑप्शन बी में दिया है, तो 2 का सही आंसर बी है। एमपीएस की गणना के लिए सही सूत्र की पहचान कीजिए। तो एमपीएस बराबर होता है डेल्टा एस अपान डेल्टा वाई। डेल्टा एस अपान डेल्टा वाई। अगर एमपीसी की बात की जाती, एपीसी की बात की जाती तो हो जाता सी अपान वाई। एपीसी बराबर होता है सी अपान वाई और एमपीएस बराबर होता है डेल्टा एस अपान वाई। इस प्रकार से इसका सही आंसर जो है वह है बी 3 का। अगला 4 नंबर क्वेश्चन, सरकारी बजट के निम्न में से कौन सा उद्देश्य है? सरकारी बजट में निम्न में से कौन सा उद्देश्य है? तो आय और संपत्ति का पुनः वितरण, सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि, आर्थिक स्थिरता, उपरोक्त सभी। तो सरकारी बजट का जो उद्देश्य है वह सकल आय और संपत्ति का पुनः वितरण से संबंधित है, सकल घरेलू उत्पाद समृद्धि से संबंधित, आर्थिक स्थिरता से संबंधित है, सभी सही हैं। अगला है कथन, वह कथन जो कोई झुकाव नहीं देता है उसे कहा जाता है। और जब कोई सुझाव नहीं देता, वह कथन जो कोई सुझाव नहीं देता है उसे कहा जाता है वास्तविक कथन, आदर्श कथन, दोनों तथा भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। वह कथन जो कोई सुझाव न दे उसे वास्तविक कथन कहा जाता है। 5 का सही आंसर ए है। अगला 6 नंबर क्वेश्चन है, आवश्यकता विहीनता का सिद्धांत किसने दिया? जेके मेहता, दादाभाई नौरोजी, कौटिल्य, सभी। तो आवश्यकता विहीनता का सिद्धांत दादाभाई जेके मेहता द्वारा दिया गया था। ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादाभाई नौरोजी को कहा जाता है और कौटिल्य विष्णुगुप्त या चाणक्य जो है अर्थशास्त्र किताब के रचयिता हैं और अर्थशास्त्र जो है राजनीतिक अर्थशास्त्र से संबंधित है। इसके अलावा अर्थशास्त्र की अगर परिभाषा की बात की जाए तो एडम स्मिथ अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहते हैं, श्रीमती जॉन रॉबिन्सन अर्थशास्त्र को दुर्लभता संबंधी विज्ञान कहती हैं तथा मार्शल अर्थशास्त्र को कल्याण का विज्ञान कहते हैं, मानव कल्याण का विज्ञान कहते हैं तथा आवश्यकता विहीनता का सिद्धांत जो है अर्थशास्त्र के संबंध में जेके मेहता द्वारा दिया गया है और सैमुअल्सन अर्थशास्त्र को विकास का अर्थशास्त्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सामान्य कीमत है अत्यधिक अस्थिर कीमत, अल्पकालिक कीमत, दीर्घकालिक कीमत, राज्य द्वारा निर्धारित कीमत। तो सामान्य कीमत जो है वह दीर्घकालीन कीमत का एग्जाम्पल है, सी सही है। प्रथम बार किस अर्थशास्त्री ने व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र जैसे पदों का प्रयोग किया? तो व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र जैसे पदों का प्रयोग सबसे पहले रैगनर फ्रिश द्वारा किया गया था। इसके अलावा इकोनोमेट्रिक्स शब्द का भी प्रयोग रैगनर फ्रिश द्वारा ही किया गया है। पिगू के अनुसार स्थिर साम्य उदाहरण है रखा हुआ अंडा, भारी पेंदी वाले जहाज, एक सिरे पर टिकाया गया अंडा, उपरोक्त सभी। तो स्थिर, पिगू के अनुसार स्थिर साम्य का उदाहरण जो है वह है एक सिरे पर टिकाया हुआ अंडा। एक सिरे पर टिकाया हुआ अंडा सी ऑप्शन में दिया गया। 9 का सही आंसर सी है। अगला 10 नंबर क्वेश्चन,
सुप्रसिद्ध हीरा पानी विरोधाभास की व्याख्या किसके द्वारा होती है? आपूर्ति की मात्रा द्वारा, प्रदत्त कीमत द्वारा, कुल उपयोगिता द्वारा, सीमांत उपयोगिता द्वारा। तो हीरा पानी विरोधाभास की व्याख्या सीमांत उपयोगिता द्वारा की जाती है। इसका हल जो है सीमांत उपयोगिता द्वारा मार्शल द्वारा किया जाता है। और सीमांत हीरा पानी विरोधाभास का संबंध प्रारंभ में जो है एडम स्मिथ से माना जाता है। तो एडम स्मिथ इसका सही हो जाएगा 11 का आंसर। जब सीमांत उत्पादन शून्य होता है तो कुल उत्पादन होगा शून्य होता है, कम होता है, अधिकतम होता है, न्यूनतम होता है। जब सीमांत उत्पादन शून्य होता है तो कुल उत्पादन अधिकतम होता है। सी ऑप्शन सही है 12 का। इसके संबंध जान लेते हैं। टीपी, एपी और एमपी में संबंध जान लेते हैं। क्या है ये? यह हो जाएगा टीपी, यह एमपी है और यह हो जाएगा एपी। यह फर्स्ट अवस्था उत्पादन की, सेकेंड अवस्था उत्पादन की और थर्ड अवस्था उत्पादन की। टीपी, एपी और एमपी में अगर संबंध की बात की जाए तो प्रथम अवस्था जो है यह वर्धमान उत्पादन की अवस्था है, सेकेंड अवस्था सम उत्पादन की अवस्था है और थर्ड अवस्था ह्रासमान उत्पादन की अवस्था कहलाती है। प्रथम जो अवस्था है इसमें टीपी, एपी और एमपी सब बढ़ रहे हैं। एमपी क्या हो रहा है? शीर्ष पर हो रहा है और टीपी जो है प्रारंभ में बढ़ती दर से बढ़ रहा है, फिर घटती दर से बढ़ रहा है। प्रथम अवस्था का अंत वहाँ पर होता है जहाँ एपी शीर्ष पर होता है और एपी शीर्ष पर होता है तथा एमपी को काट रहा होता है, तथा द्वितीय अवस्था का अंत वहाँ पर होता है जहाँ पर टीपी अधिकतम होता है और एमपी 0 हो जाता है और उसी के जस्ट बाद तीसरी अवस्था प्रारंभ हो जाती है। तो यह एपी, टीपी और एमपी में कुछ महत्वपूर्ण संबंध थे। अगला क्वेश्चन है, दीर्घकाल में सभी लागतें होती हैं स्थिर, परिवर्तनशील, ए तथा बी दोनों न्यूनतम। तो दीर्घकाल में सभी लागतें जो है वह परिवर्तनशील हो जाती हैं, क्योंकि दीर्घकाल में उत्पादक को इतना समय मिल जाता है कि उत्पादक जो है दीर्घकाल में सभी लागतों को बदल सकता है। इसलिए दीर्घकाल में जब सभी लागतें बदल जाती हैं तो उत्पादन का पूरा पैमाना ही बदल जाता है। इसलिए दीर्घकाल को पैमाने का प्रतिफल भी कहा जाता है। तथा अल्पकाल में परिवर्तन उत्पादन के कुछ साधन ही बदले जा सकते हैं, इसलिए अल्पकाल को परिवर्तनशील अनुपातों का नियम कहा जाता है और दीर्घकाल को पैमाने का प्रतिफल का नियम कहा जाता है। उत्पत्ति के नियम जो है वह अल्पकाल से संबंध रखते हैं और पैमाने के प्रतिफल दीर्घकाल से संबंध रखते हैं। तो इस प्रकार से 13 का सही आंसर बी है। अगला 14 नंबर क्वेश्चन, सीमांत लागत ज्ञात करने का सूत्र, सही सूत्र क्या है? तो सीमांत MC n बराबर हो जाएगा TCn - TCn-1, डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन, परा उत्पादन फलन का संबंध उत्पादन की किस अवधि से है? अल्पकाल, बाजार अवधि, अति दीर्घ अवधि, दीर्घ अवधि। तो परा उत्पादन फलन का संबंध उत्पादन की अति दीर्घ अवधि से है। 15 का सही आंसर सी है। 16 नंबर क्वेश्चन, वह बाजार की कौन सी दशा है जिसमें फर्म ही उद्योग होती है? पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकृत प्रतियोगिता, एकाधिकार, अल्पाधिकार। तो एकाधिकार बाजार में फर्म ही उद्योग होती है, सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न चित्र में क्या प्रदर्शित है? तो इस चित्र में क्या बताया गया है? तो जब मांग रेखा पर ई से E1 की तरफ जा रहे हैं तो मांग में संकुचन कहा जाएगा। संकुचन, मांग में संकुचन डी ऑप्शन में है, तो डी से ही 17 का 18 कार्टेल का भाग है। कार्टेल किसका भाग है? एकाधिकार का, अल्पाधिकार का, पूर्ण प्रतियोगिता का, एकाधिकारिक प्रतियोगिता। तो कार्टेल एक संगठन है जो अल्पाधिकार बाजार का भाग है, बी ऑप्शन सही है। 18 का 19, यदि अति अल्पकालीन बाजार
वह होता है जिसमें बाजार पूर्तिवक्र अत्यधिक लोचदार होता है, पूर्णतः लोचदार होता है, पूर्णतः बेलोचदार होता है, सामान्य लोचदार होता है। तो अति अल्पकालीन बाजार वह होता है जिसमें बाजार पूर्णतः बेलोचदार होता है, जिसमें बाजार का पूर्तिवक्र पूर्णतः बेलोचदार होता है। 19 का सही आंसर सी है। अगला 20 नंबर क्वेश्चन, निम्न चित्र किस स्थिति को प्रदर्शित करता है? तो यह चित्र जो है बोर्ड प्रतियोगिता के अंतर्गत सामान्य लाभ की स्थिति को बताता है। 20 का सही आंसर ए है। अगला 21 नंबर क्वेश्चन, MPC का मूल्य क्या है जब सीमांत बचत प्रवृत्ति शून्य होती है? तो जब सीमांत बचत प्रवृत्ति शून्य होती है तो MPC का मूल्य जो है 1 के बराबर होता है। एक ए ऑप्शन में दिया गया है, ए सही है। यदि बचत की प्रवृत्ति 0.125 हो तो निवेश गुणक का मान क्या होगा? तो बचत की प्रवृत्ति MPS कितनी दी है? 0.125 दी है, तो गुणक के बराबर हो जाएगा 1/MPS। तो 1/0.125 हो जाएगा। इसको काटेंगे 1 2 3 0 बढ़ा देंगे तो 25 पंचे 125, 25 से कुछ 100, तो 40/5 8 आंसर आ जाएगा। 8 सी में दिया गया है, सी सही है। रोजगार गुणक का प्रतिपादक है, तो रोजगार गुणक के प्रतिपादक जो है वह काहन है। कीन्स, माल्थस, पीगू कोई नहीं तो कोई नहीं हो जाएगा। और कीन्स जो है निवेश गुणक के प्रतिपादक है। त्वरक मापता है, तो त्वरक जो है डेल्टा आई अपान डेल्टा सी द्वारा मापा जाता है। तो बी ऑप्शन सही है 24 का। अगला 25 नंबर, त्वरक संबंधित है किससे? प्रेरित निवेश से, स्वायत्त निवेश से, ए था बी दोनों से, इनमें से कोई नहीं। तो त्वरक का संबंध जो है प्रेरित निवेश से है। वो 25 का सही आंसर ये है। अगला 26 नंबर क्वेश्चन, घाटे की व्यवस्था द्वारा पूंजी निर्माण प्रायः होता है स्फीतिक, अस्फीतिक, विकासहीन, सभी। तो घाटे की व्यवस्था द्वारा पूंजी निर्माण जो है स्फीतिक होता है। घाटे की वित्त व्यवस्था में पूंजी निर्माण की दर जो है वह स्फीतिक दर के माध्यम से होती है। तो इस प्रकार से इस क्लास में हम लोगों ने 25 बहुविकल्पीय प्रश्नों का अध्ययन किया जो आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं।